हेलो दोस्तों, नीट साइंस कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विशाल सर लेकर आया हूँ नीट 2021 का नया टारगेट, जिसमें आपको सभी को आउट ऑफ लेने की मैं गारंटी देता हूँ, एश्योर देता हूँ। आपको सिर्फ ये वीडियोस रेफर करने हैं। मैं आपको जो भी डिटेल लेकर नॉलेज है वो ईजीएस्ट वे में बताने का पूरा प्रयास करूँगा, और आप सभी का मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। अभी मैं हर एक डे के लिए फॉर ईच एंड एवरी डे आई विल अपलोड वन वीडियोस फॉर 10 और 15 minutes, and after that you have to refer this all। आपको सभी रेफर करने हैं, और आपका टारगेट है आउट ऑफ लेना। डोंट फॉरगेट दिस, ये हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे इसी के ऊपर हम जिंदा रहेंगे, और हमें इस नीट साइंस स्कॉलर्स आपके आउट ऑफ मार्क्स दे देगा। ठीक है, सो इसीलिए आपको रेफर करने हैं वीडियोस। सो अभी हम जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि फिजिक्स के पहले लेसन को, दैट इज 11 सीबीएसई का पहला लेसन, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एवरीवन नोज दैट भौतिकी। सो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, एवरीवन सेज दैट। हम सभी लोग कहते हैं कि क्या फिजिकल वर्ल्ड में कोई क्वेश्चंस तो नहीं आता, क्यों पढ़ना फिर। तो ये गलत है, क्योंकि जब कभी भी आप जंगल में जाते हो तो क्या होता है, बाहर कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ा नहीं तो क्या होगा, अंदर पढ़ा नहीं तो फिर अंदर क्या है वो मिस्ट्री बढ़ जाएगी, और फिर कुछ भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर इज देयर एंड नो चांसेस टू सर्वाइव। ओके, सो जीने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शन शुरुआत में जो होता है वो हम पढ़ लेते हैं, बाद में अंदर जाते हैं। सो दैट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स वर गिवन देयर। सो हियर आल्सो द सेम केस। हियर आपको फिजिकल वर्ल्ड ये लेसन पहले में स्टार्टिंग में क्यों दिया है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा फिजिक्स की जो जर्नी करनी है अभी, ओके, इस लेसन के बाद अप टू 12th का लास्ट लेसन तक जो भी जर्नी है आपकी, वो जर्नी अगर ख़त्म करनी है तो आपको फिजिकल वर्ल्ड को इंपॉर्टेंस देना ही होगा। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इस सब्जेक्ट के पीछे। सो अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं डेवलप होगा, जब तक प्यार नहीं आएगा, तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको मिलेगा, अच्छा स्कोर होगा आपका, मगर उतना स्कोर नहीं होगा जितना प्यार के साथ होता है। ठीक है, सो हियर वी हैव टू अटैच विद द फिजिक्स, विद द लव। ओके, सो प्लीज क्रिएट योर इंटरेस्ट, डेवलप योर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट्स, एंड come to study this first physical world। Okay, so I am taking only important parts which is very important, which they can ask. One questions can be based on this physical world, so that's why we will study this one for that one question, because our target is out of। So here I am taking यहाँ पे मैंने 11 सीबीएसई का पहला लेसन फिजिकल वर्ल्ड लिया है। सो we will start this with the physical world। Okay, so come to physical world। So in physical world everyone knows that word says that bhautiki। in our Sanskrit it is called to be a bhautiki। So bhautiki means whatever we see around us, whatever the happenings around us, that is nothing but our main that is physics। So we will learn that is so, but before that we must know the science and its origin। first of all science है, साइंस और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। साइंस का वर्ड जो है साइंस, वो कहाँ से आया है। सो दैट वर्ड इज ऑफ द लैटिन वर्ड, दैट इज इट मीन्स साइंशिया मीन्स टू नो, टू अवेयर, टू उसके जो भी है चीज़ उसके जानना, उसके पीछे का जो रहस्य है, किसके ऊपर है, किसके बेस के ऊपर है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वो जानना है। जो जानना होता है, जो वर्ब है, जो क्रिया है जानने की, उसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी है, उसे हम बोलते हैं साइंस। सो ये लैटिन में शुरुआत में हुआ था। सो उसका ओरिजिन वहाँ से हुआ। तो बाद में फिर हम साइंस, नाउ विल कम टू साइंस इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट। सो एक अच्छे तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से हम एक प्रयास करते हैं किसे समझने के लिए, टू गेन द नॉलेज और टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग्स, वॉट एवर द हैपनिंग्स इन द सराउंडिंग्स, थ्रू दिस 3 कंसेप्ट, दैट इज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट उस पर परफॉर्म करते हैं, फिर हम उसे वेरीफाई करते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, एंड इफ इट इज फॉल्स देन इट विल नॉट एक्सेप्टेड, एंड इफ इट इज ट्रू देन इट विल बी एक्सेप्टेड। जब अब जब वेरीफाई होता है तब वो ट्रू होता है। जितने भी आप फिजिक्स में अभी थेरीज पढ़ रहे हो, सभी वेरीफाई होके आए हैं, एक्सेप्टेड हुए हैं तभी। So all these are the accepted theories, but some theories getting falsified after the new inventions। सबको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि नए इन्वेंशंस होने की वजह से पुराने इन्वेंशंस को फॉल्सिफाई किया गया है, या उसे लिमिट किया गया है, लिमिटेशंस दिया गया है। सो ये से बहुत चीज़ें से यहाँ पे होती है। इसीलिए हम इस साइंस डोंट हैव एनी फाइनल थ्योरी ऐसा कहते हैं। क्यों इसको फाइनल थ्योरी नहीं है, क्योंकि इट इज चेंजेस ऑलवेज। यहाँ पे
ये थ्योरी फाइनल, ये थ्योरी जो है हमेशा बदलती रहती है, इट इज़ डायनेमिक ऑलवेज, ऑलवेज ये थ्योरी बदलती रहती है, क्योंकि आपको पता है इन्वेंशंस डे बाय डे होते रहते हैं, और जब नया इन्वेंशंस आता है तब पुराना इन्वेंशंस के ऊपर इफेक्ट करता है। सो फिर किसे फाइनल थ्योरी नहीं बोल सकते, यहाँ पे अटल कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर, ओके। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द साइंस, दैट इज इट इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स, दैट इज एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड स्पेकुलेटिंग। वी हैव टू थिंक ओवर इट, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट ओवर इट एंड वी हैव टू एक्सप्लोर इट, ओके। सो ये थ्री थिंग के साथ हम साइंस को डेवलप कर सकते हैं, और हमने किया भी है, ओके। नाउ विल हियर दे आर सेइंग दैट कीप इम्प्रूविंग नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव। अभी मैंने बताया कि उसको फाइनल थ्योरी नहीं कर, इसको फाइनल थ्योरी नहीं है साइंस को। सो फिर इसमें क्या क्या है कि टू इम्प्रूविंग नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ना, सुधारने के लिए, आपका नॉलेज बेटर करने के लिए, और एक कुछ एंगल से, कुछ पर्सपेक्टिव से अगर करना है तो आप ये दो स्किल से कर सकते हो, दैट इज इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि अभी जो ऑब्जर्वेशन किए करके कुछ थ्योरीज आपके सामने आए हुए हैं वो लो लेवल पे है, मगर जब आप ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन जब बढ़ेगा लेवल उसका, तब अपने आप नई थ्योरी आ जाएगी और पुरानी थ्योरी फॉल्स हो जाएगी। सो या उसको इम्प्रूव कर दोगे आप। सो ये दोनों के लिए तो डे बाय डे आप साइंटिस्ट का जब कंपटीशन देखते हो तो यही तो होता है कि सबका ऑब्जर्वेशन का लेवल अलग अलग होता है। सो इसी वजह से तो पुराने वाले का फिर हम एक्सेप्ट नहीं करते, नए वाले का एक्सेप्ट करते हैं, ओके। So you can see in the Mendeleev's periodic table. So many scientists were there in a racing, and at the last we accepted the periodic table of that. That is Moseley's periodic table. At last we accepted it. Why? Because some observations are different and some inventions getting डिस्कवर्ड ना। सो पुराने काल में ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुए तो फिर उसके ऊपर थ्योरी भी जो भी आएगी कंक्लूजन वो गलत हो सकते हैं आगे चल के, क्योंकि उतने इन्वेंशंस नहीं होते हैं। सो जैसे मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न काल में तो और एक टूल है दैट इज एक्यूरेट टूल्स, और एक थिंग है दैट इज एक्यूरेट टूल्स, जिसके बेसिस के ऊपर हम ज़्यादा इम्प्रूव, हमारा नॉलेज और हमारा पर्सपेक्टिव हम सुधार सकते हैं, ओके। दैट इज एक्यूरेट टूल्स, एक्यूरेसी शुड बी देयर, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आवर कंक्लूजन विल बी फॉल्सिफाइड। मीन्स आपका हमारा जो भी कंक्लूजन आता है वो गलत ठहरेगा अगर हमारा टूल्स, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसमें अगर एक्यूरेसी नहीं हो, एब्सोल्यूट नहीं हो, अगर उसमें एरर आता हो तो हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है वो गलत ठहरेगा, एरर बताएगा, और एरर्स के ऊपर हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए एक्यूरेट टूल्स का होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट इज साइंटिफिक मेथड। एवरीवन नोज दैट साइंटिफिक मेथड इज व्हाट? साइंटिफिक मेथड इज इट इज नथिंग बट द वे टू गेन अ नॉलेज। कैसे नॉलेज को किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से लिया जाता है इन सिस्टमैटिक एंड डेप्थ वे, एक सिस्टमैटिक और डेप्थ वे में कैसे किसी नॉलेज को लिया जाता है, उस वे को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। तो इस साइंस में भी एक मेथड होती है पढ़ने की, सो उसे साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। इसमें भी कुछ स्टेप्स आते हैं, इंटररिलेटेड स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस। सो वो स्टेप्स कौन से है? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, सॉरी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इज देयर। फर्स्ट थिंग्स दैट इज ऑब्जर्व, वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स व्हाट एवर द हैपनिंग अराउंड अस, ओके। जो भी इंसिडेंट्स हमारे आजू बाजू में हो रहे हैं वो हमें क्या करना होगा, हमें वो ऑब्जर्व करना होगा। सो दैट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर, एंड आफ्टर दैट you have to perform a control experiment should be there on every angle. You have to perform lot of experiment, and from that all you have to conclude, उन सभी में से आपको फिर कंक्लूजन निकालना होगा। और परफॉर्म कंट्रोल एक्सपेरिमेंट शुड बी मेनी एक्सपेरिमेंट्स, आपको हर तरह से, हर एंगल से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके, फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको खुद बना के फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करके आप कुछ उसका रिजल्ट बता सकते हो, ओके। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग शुड बी देयर। यू नो दैट द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, बट आफ्टर दैट यू हैव टू think over it, logical thinking you have to develop, that in this way that things is not happening, and that way that things is happening. So like this thinking you have to develop, and it should be qualitative not only, but it should be quantitative should be, okay। क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटेटिव मीन्स इट शुड बी विथ एक्यूरेसी अगर नहीं हो तो फिर वही हो जाएगा कि आपका जो कंक्लूजन हो उसमें एरर आ जाएगा, फिर आप वेरीफाई नहीं होगी आपका जो भी कंक्लूजन आएगा। सो दैट विल बी नॉट वेरीफाइड थ्रू दिस साइंटिफिक मेथड, एंड द सम अदर थिंग्स आर देयर। देन देयर इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। आफ्टर यू हैव डेवलपिंग योर लॉजिक्स, then there should be some mathematics you can use over here, because mathematics is the kin of this physics or science, okay। So without mathematics we can, science is nothing. So
थोड़ा फॉर मैथमेटिक्स का यूज होके हम कंक्लूजन्स तक जा सकते हैं. सो मैथमेटिकल मॉडलिंग इज देयर एंड देन prediction and verification. After that, at the last, then there is a prediction, some conclusions is there, or and then there you have to verify it whether it is true or not. Then after that, if it is true, then it can be accepted in this science. So these are the scientific method. Okay, we have seen the some steps involving it, and after that we will go for our natural science. So what do you mean by natural science? Natural science is nothing but the branch of science. साइंस का इसी साइंस का ब्रांच है एक ऐसा, इसी साइंस का जो भी ब्रांच है दैट इज साइंस दैट इज कंसर्न विद द डीपीयू. डीपीयू मीन्स फॉर डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग. इसमें हम डिस्क्रिप्शन जो भी है और प्रिडिक्ट करते हो और अंडरस्टैंड करके फिर नेचुरल फिनोमिना जो भी आपके आजू बाजू में जितने भी नेचुरल फिनोमिना हुए जिसका जो भी बेस्ड करते हैं किसके ऊपर, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशनल एम्पिरिकल एविडेंसेस. जो भी बेस करते हैं ऑब्जर्वेशनल और एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर, उन सभी का आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग करते हो उस सभी नेचुरल फिनोमिनन का. जो आपके इर्द गिर्द जो भी इंसिडेंट होते हैं उन सभी का आप डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन करते हो. तो किसके बेसिस के ऊपर, एम्पिरिकल और एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस और दैट इज ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के ऊपर बेसिस के ऊपर आप ये करते हो. और किन थ्री डिसिप्लिन में आप करते हो. सो दैट 3 डिसिप्लिन आते हैं इस नेचुरल साइंस के, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो इन दैट 3 डिसिप्लिन्स वी वांट फिजिक्स. सो हमारा क्वेश्चन अभी आता है व्हाट इज फिजिक्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिक्स. जब ये क्वेश्चन सुनता हूँ ना तो मुझे वजूद पिक्चर का नाना पाटेकर डायलॉग याद आता है जो माधुरी के लिए होता है, जिसके लिए माधुरी सब कुछ होती है मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो बहुत बड़ी कविता में बोलता है. तो वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन है, हम भी फिजिक्स को नहीं वर्ड्स में बयां कर सकते हैं. सो इसके लिए भी हम कभी भी ये क्वेश्चन सुनता हूँ तो मुझे भी वो कविता याद आती है. तो मैंने भी कुछ ऐसे ही लिखा है कि कैसे बताऊँ फिजिक्स तुम मेरे लिए क्या हो, कैसे बताओ तुम्हें मैं फिजिक्स तुम हमारे लिए क्या हो. तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम तुम्हारे बिना अंधेरा और साइंस अधूरा. तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में. जाओ कहीं देखो कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वही. कैसे बताओ तुम्हें फिजिक्स, तुम बिन हम सब तो कुछ भी नहीं. तुम ही सितारा हमारा, तुम ही नज़ारा हमारा. पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम हो पास्ट में, तुम हो फ्यूचर में, तुम हो प्रेजेंट में. तुम ही हो फिलॉसफी, तुम ही हो लॉज एंड और प्रिडिक्शन जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स चलता है. कैसे बताओ तुम्हें मैं फिजिक्स तुम मेरे लिए क्या हो, या फिजिक्स तुम हमारे लिए क्या हो. तुम हो किसी चीज़ के गिरने या उतरने में, या चढ़ने में, या रोलिंग होने में, या घूमने में. तुम हो वो मून का अर्थ के सराउंड घूमना, या अर्थ का सन के सराउंड घूमना. तुम हो वो लाइट का रिफ्लेक्ट होना, स्कैटरिंग होना, डिस्पर्शन होना. तुम ही हो जिसमें गर्म चाय का ठंडा होना या गर्म चाय को ठंडा ना होने देना. कैसे बताओ तुम्हें फिजिक्स तुम हमारे लिए क्या हो. तुम भगवान हो, तुम प्यार हो, तुम निसर्ग हो, तुम सब कुछ हो. सो फिजिक्स इज एवरीथिंग फॉर अस. सो वी कांट define it in a simple sentences. It is vast, it is dynamic, it is changing every time. it is जो हर समय जो बदलता रहता है, जो फिक्स नहीं, अटल नहीं रहता. सो वो है फिजिक्स. सो फिजिक्स इज एवरीथिंग, फिजिक्स इज एवरीथिंग. सो फिजिक्स के लिए फिर थोड़ा सा लव जो है आपको देना है, इंटरेस्ट पैदा करना है और फिजिक्स समझ लेना. फिर बहुत बहुत ईजी है, आपको सिर्फ उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है. इसीलिए हम इस लेसन को लिया है. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ग्रीक वर्ड दिख रहा है, ग्रीक लेटर्स है ना, दैट इज फाई, nita, ita. Okay, so that is what Greek word says, that it is a physis. Physis means what? It is nothing but the nature. अभी बताया जो निसर्ग में, पूरा निसर्ग हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड है. सो फिजिक्स है. सो दैट इज नथिंग बट द नेचर. सो यहाँ पे ग्रीक साइंटिस्ट बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट द नेचर. सो हियर इट ओरिजिनेट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दिस फिजिक्स. अभी बताया, डेफिनेशन तो नहीं बता सकते, फिर भी हमने बनाया कि ऐसे लॉज और ऐसे प्रिडिक्शन जो जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स चलता है, पूरा यूनिवर्स चलता है. ओके, and then basic laws.
देन देर अनदर डेफिनेशन दैट इज ऐसे बेसिक लॉज नेचर के और उसका मैनिफेस्टेशन, यही होता है फिजिक्स, उसका मैनिफेस्टेशन। ओके, सो फिजिक्स होता है क्या कि बेसिक लॉज का जो भी नेचर के बेसिक लॉज का पढ़ाई करना, स्टडी करना और उसका मैनिफेस्टेशन करना, यही फिजिक्स होता है। और वो कहते हैं कि दैट इज फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द दिस फिजिकल वर्ल्ड। हमारे संस्कृत में भी कहा गया है फिजिक्स इज नथिंग बट द भौतिकी। सो भौतिक हमारे इर्द गिर्द जो भी आंखों से दिख रहा है, जो भी इंसिडेंट हैपनिंग्स हो रहे हैं, उन सभी का स्टडी करना यानी कि physics. So here it is nothing but the study of the physical world, that is physical world and matter and its motion in the space and time along with रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट इज फोर्स एंड एनर्जी। कब कोई मैटर या किसी को मास होता है, जो भी जिसे मास या स्पेस होता है, जो स्पेस लेता है, सो उन सबको मैटर बोलते हैं। और जब मैटर जब मोशन में आता है तो उससे मोमेंटम आता है। सो मोमेंटम में जो भी स्पेस और टाइम लेता है, तो स्पेस और टाइम के हिसाब से उसका फोर्स और एनर्जी हम जब कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, रिलेट करते हैं, तो उसकी स्टडी जब करते हैं तब उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। सो फिजिकल वर्ल्ड में ही होता है, ठीक है। आफ्टर दैट दे आर सेइंग दैट इट इज डायनामिक, इट इज एवर चेंजिंग, सो इट इज नॉट फाइनल थ्योरी। So two approaches, two principal approaches are there, two techniques are there, two main types are there of the physics, in the physics, that is they are, first is unification. Unification means it, the word itself says that, वर्ड यहाँ पे पूरा बता रहा है कि यूनिफिकेशन में यूनिफाइज, यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं वो कि इट कंसिडर्स, दिस अप्रोच कंसिडर्स वर्ल्ड्स ऑल फिनोमेनन व्हाट एवर द हैपनिंग्स इन द सराउंडिंग। जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द, वो सभी प्रोसेसेस कुछ कंबाइन करते हैं, जस्ट शोज दैट ऑल फिनोमेनन एज अ कलेक्शन ऑफ अ सिंगल लॉज के, यूनिवर्सल लॉज के ऊपर बेस करते हैं डिफरेंट डोमेन्स एंड डिफरेंट कंडीशन में। तो अलग अलग डोमेन से अलग अलग कंडीशन में जब आप बताते हो कि पूरा फिनोमिनन, जितने भी फिनोमिनन हो रहे हैं उसमें से मैक्सिमम फिनोमिनन एक ही लॉज के ऊपर, एक ही यूनिवर्सल लॉज के ऊपर अगर बेस्ड होते हैं तो उसे हम यूनिफाई करना बोलते हैं। सो यही कंसेप्ट इस फिजिक्स में यूज करके हमने बहुत सारे कंसेप्ट यूनिफाइज किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। एवरीवन नोज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज व्हाट? लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज नथिंग बट that is the force between any two object in the universe with the they are attracting towards each other with a force that is directly proportional to their product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them. So that is what law of gravitation means. Every object attract towards every other objects with a equal force. So this was now this universal law explains everything. Means see here, that is apple का वो गिरना अर्थ के ऊपर, यानी कि मून का वो घूमना अर्थ के सराउंड, और पेंडुलम का इस ओर से लेकर उस छोर तक जाना, ये क्या है? सो ये सभी बेस्ड है उसी लॉ, यूनिवर्सल लॉज के ऊपर जो होता है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर ये तीनों भी फिनोमिनन बेस्ड हो गए, यानी कि यूनिफाई हो गए, इसीलिए हम इसे यूनिफिकेशन कहते हैं। सो फिजिक्स में यूनिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस है। आफ्टर दैट देयर इज अ सेकंड अप्रोच इज व्हाट? दैट इज रिडक्शनिज्म मीन्स व्हाट? द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज देयर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस, बट वी कांट फाइंड हाउ, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स टू व्हाट्स इट इज। वो बहुत बड़ा होता है, और वो बड़ा होने की वजह से अगर सपोज एक इंसिडेंट कर लो कि आपने कुछ that is gun is fired is from here and there, and it goes inside other, and that object also moves with that speed of the bullet, and then it collides with the another object, and another object collides with the next object. So this is what a complex system, and we have to study this complex system. So we will directly not consider that that final speed will be this or that, or final time or final distance covered is this much. So हमें इसको फिर कॉम्प्लेक्स, इसको यू हैव टू देन ब्रेक इट इनटू स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स। सो उसमें छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स लेकर उसको स्टडी करते हैं हम, एंड आफ्टर दैट वी अप्लाइज द व्हाट एवर द लॉज, यूनिवर्सल लॉज ओवर देयर, एंड वी देन solve this whole complex system, or we can find its properties or interactions. So here also the same case, they are saying that reductionism is nothing but that takes effort to solve the complex problem to by breaking them into smaller parts. Okay, breaking them into smaller parts to, or other they saying that to derive properties of the complex system. बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज अगर आपको ढूंढनी है, डिराइव करनी है फ्रॉम, तो फाइंड की जा सकती है किससे? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द smaller constituent parts of that whole complex system. So this is what reductionism. जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ कि एक गैस कंटेनर है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, और सबके साथ जो घूम रहे हैं यानी कि उसकी खुद की एनर्जी होती है, यानी कि खुद का टेम्परेचर होता है. सो दे आर मूविंग विद डिफरेंट एनर्जी हियर एंड देयर, एंड दस कोलाइडिंग हियर एंड देयर, एंड जस्ट you are saying that what is the temperature of that gas?
you can't say, but you are saying the single number, that temperature in thermodynamics single number. So this reduces, so this random there are vast too many molecules are there. वहाँ पे गैस में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल होते हैं और उनकी स्पीड होती है, उनकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ओके, और उस एनर्जी से वो ऐसे रैंडमली मूव होते हैं, उनकी सबकी डिफरेंट एनर्जी। तो इसीलिए हम एक ही नंबर लेते हैं, उसे रिड्यूस करते हैं, उसका टेम्परेचर बताते वक्त हम रिड्यूस करते हैं, यानी कि उसका एवरेज लेते हैं। सो उन सभी मॉलिक्यूल का हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेकर फिर वो हम थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर करके बताते हैं। सो दिस इज द रिडक्शनिज्म। यहाँ पे हमने रिड्यूस कर लिया कि सभी का टेम्परेचर नहीं लिया, हमने उनको रिड्यूस करके छोटा करके बताया कि वी हैव टू टेक एवरेज ऑफ देम, वी कांट टेक दिस इंडिविजुअल टेम्परेचर, क्योंकि इंडिविजुअल टेम्परेचर करेंगे तो फिर उस सिस्टम को पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई वी हैव टू रिड्यूस इट। सो रिडक्शनिज्म का भी रोल इस फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो अप टू इट यू हैव अंडरस्टूड मेनी थिंग्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड खुद का भी भला करना है और दूसरों का भी भला करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्पैक्ट एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स, एंड आफ्टर दैट स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स, ओके, एंड देन सोसाइटी में उसका रोल क्या है, इस टेक्नोलॉजी में रोल क्या है। सो दैट विल ऑल विल स्टडी, एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर द सेकंड लेसन। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, और तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।